औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 इस पे बात करेंगे। क्या आपको मालूम है कि ये हुकूमत जो 1946 में अबूरी हुकूमत बनाई गई, ये क्यों बनाई गई, इसका मकसद क्या था और इसने क्या क्या अचीवमेंट की, और इस हवाले से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान जो इख्तलाफ था वो क्या था। ये बड़े अहम क्वेश्चंस हैं जो हमने आज एड्रेस करने हैं, और इस अबूरी हुकूमत के हवाले से जो पॉलिटिक्स हुई उसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया है। इंटरिम गवर्नमेंट क्यों बनाई गई, इसका मकसद क्या था, ये है क्या चीज़, सबसे पहले तो हमें ये तय करना है। डियर व्यूवर्स, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो पेश किया गया, और उसका मकसद क्या था। उसका मकसद हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करना था। ज़ाहिर बात है, जो इंडियन लीडरशिप जब एक नुक्ते पे मुत्तफ़िक नहीं हुई तो कैबिनेट के जो तीन अराकीन जो यहाँ पे हिंदुस्तान में वो मिशन लेके आए थे, उन्होंने एक अपना फार्मूला पेश किया, और उस फार्मूले को पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने उसके कुछ हिस्से को एक्सेप्ट किया और कुछ हिस्से को रिजेक्ट कर दिया, जबकि उसकी शर्त ये थी कि इस फार्मूला को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना है। और उसमें यह भी तय था कि जो इसके एक्सेप्ट होने के बाद जो भी इसको एक्सेप्ट करेगा वो इलेक्शन उससे पहले हो चुके थे और उसको हुकूमत बनाने की दावत दी जाएगी। मंसूबे के तहत हिंदुस्तानी सियासी पार्टियों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत बननी थी। वज़रा की तादाद दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनकी तादाद जो है उसको बराबर होना था। लेकिन अबूरी हुकूमत में कांग्रेस ने ज़्यादा नुमाइंदगी पर इसरार किया और मुस्लिम लीग ने इसको अपोज़ किया। जब मुस्लिम लीग की बात एक्सेप्ट नहीं की गई और मुस्लिम लीग को कार्नर करने की कोशिश की गई, तो आपको याद है जो पिछला लेक्चर हमारा डायरेक्ट एक्शन डे के हवाले से है, तो 16 अगस्त 1946 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यौम रास्त इक़दाम जो है डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, और उसका बुनियादी मकसद उसके साथ वो जो नाइंसाफ़ी होने जा रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ वो कदम उठाया गया। अब जब गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो ताकत है, वो स्ट्रीट पावर जो मुस्लिम लीग ने उस दिन शो की, उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी अंदाज़ा हो गया, और इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको भी अंदाज़ा हो गया कि हिंदुस्तान की एक जो मुस्लिम अक्सरियत है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ है। इस वास्ते मुस्लिम लीग का वजूद जो है उसको इग्नोर करना पॉसिबल नहीं रहा था। 22 जुलाई 1946 को वायसराय लॉर्ड वेवल ने एक ख़त के ज़रिए नेहरू और क़ायद-ए-आज़म दोनों को ये तात्तुल जो है इसको ख़त्म करने का कहा, और उन्हें 14 अराकीन पर मुश्तमिल एक नई हुकूमत जो है वो डेवलप करने की दावत दी। अब इस फार्मूले के तहत कांग्रेस के पास 6 वजारतें होनी थी, मुस्लिम लीग के पास 5, और बाकी जो अक़लियत थी जैसे सिख थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे या पारसीज़ थे, वहाँ उनमें से एक एक वज़ीर लिया जाना था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस फार्मूले को शुरू में रद्द कर दिया, लेकिन बाद में कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और फिर 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के क़यादत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की। और इस हुकूमत में 5 नशिस्तें जो मुसलमानों के लिए रखी गई थीं वो भी मुस्लिम लीग को और मुस्लिम लीग के बाइकाट की वजह से वो नहीं दी गई। कोई 2 माह तक अपने नुमाइंदे नामज़द नहीं किए मुस्लिम लीग ने। इस अरसे में मुस्लिम लीग को भी इस बात का एहसास हो गया कि उसका हुकूमत में शामिल ना होना शायद उसके जो हिंदुस्तान में मफादात हैं उन पे कारी ज़रब है। लिहाजा एक तरफ तो मुस्लिम लीग ख़ुद भी आमादा थी, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की जो वर्थ थी वो डायरेक्ट एक्शन डे की सूरत में वो भी ज़ाहिर हो चुकी थी, और उसमें जो कशीदगी थी हिंदुस्तान के हालात में, हिंदू मुस्लिम फसादात की सूरत में और हिंदू मुस्लिम क्लैश की सूरत में और नफ़रत की सूरत में, उसको भी कम करना मकसूद था। लिहाजा मुस्लिम लीग ने अपनी पॉलिसी को बदला, और 26 अक्टूबर को
अबूरी हुकूमत जो है ये इंटरिम गवर्नमेंट में इसमें शमूलियत इख्तियार की। अबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीग की तरफ से जिन वज़रा को शिरकत की दावत दी गई है, जो वज़रा शरीक हुए, उनमें ख़ान लियाकत अली ख़ान, सरदार अब्दुर रब निश्तर, राजा गज़नफ़र अली ख़ान, मिस्टर इब्राहीम इस्माइल चुंदरीगर और जोगिंदर नाथ मंडल, ये मुस्लिम लीग के नुमाइंदे थे जिन्होंने हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की। मुस्लिम लीग जो है अब इस हुकूमत का हिस्सा थी और इसमें शमूलियत जो है वो ज़ाहिरी बात है वो मुस्लिम लीग की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसकी मंजूरी के साथ हुई। अब इस हुकूमत का जो स्ट्रक्चर है उसकी मैं उसको डिफ़ाइन करता हूँ। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों की मुतफ़िका यानी आप कह लें कि मुश्तरका हुकूमत थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी। इसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेड थे। जवाहरलाल नेहरू जो हैं, ही वाज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो जो कैबिनेट थी उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हैं वो इसको नए प्रेसिडेंट के तौर पर नामज़द किया गया। गोया आप कह सकते हैं कि ये एक तरह के कैबिनेट के जो सबसे पावरफुल मेंबर हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो थे, या आप वज़ीर आज़म की हैसियत भी इनको दे सकते हैं। There were 14 ministers representing different portfolios to manage various aspects of the governance। 14 वजारतें थीं और मुख्तलिफ जो वजारतें हैं, जो इम्पॉर्टेंट वजारतें मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ की, कुछ वज़ीरों के नाम भी लिए। अब मैं मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों के नुमाइंदे जो हैं इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ और उनके साथ जो उनको वजारतें मिली उनकी तशरीह और तफसील भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की तरफ से थे। He was the vice president and at the same time he was also the minister for foreign affairs and the minister for commonwealth relations। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से जो दूसरे नुमाइंदे नामज़द किए गए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनके पास अमूर दाखिला और इतलात व नशरियात या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और इंटीरियर मिनिस्ट्री इनके पास थी। तीसरे जो कांग्रेस की तरफ से नुमाइंदे नामज़द किए गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके पास खुराक और ज़राअत थी, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर के ये वज़ीर थे। और पांचवां जो कांग्रेस की तरफ से नुमाइंदा नामज़द किया गया इस कैबिनेट में वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनको जो वजारत दी गई वो एजुकेशन एंड आर्ट की वजारत थी। पांचवें जो मेहनत के वज़ीर थे, लेबर एंड मैन पावर के जो वज़ीर थे, जगजीवन राम, ये कांग्रेस के चौथे पांचवें नुमाइंदे थे। और छठे आसिफ अली, जिनका ताल्लुक भी कांग्रेस से था, गो के वो मुसलमान थे लेकिन ये कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से इसमें शामिल किए गए इंटरिम गवर्नमेंट में। इनको ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे की मिनिस्ट्री जो है वो दी गई। अब मुस्लिम लीग की तरफ से नवाबजादा लियाकत अली ख़ान, इनको ख़जाना का फ़ाइनेंस की मिनिस्ट्री मिली। इस्माइल इब्राहीम चुंदरीगर, ये मुस्लिम लीग की तरफ से, इनको ट्रेड की मिनिस्ट्री दी गई। सरदार अब्दुर रब निश्तर कम्युनिकेशन के वज़ीर ठहरे। राजा गज़नफ़र अली ख़ान को हेल्थ का डिपार्टमेंट दिया गया। और जोगिंदर नाथ मंडल जो हैं वो मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल किए गए, उनको कानून की वजारत दी गई, ये मिनिस्टर ऑफ लॉ बनाए गए। सरदार बलदेव सिंह, ये सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ थे, इनको डिफेंस की मिनिस्ट्री दी गई। डॉक्टर जान मिथाई, ये हिंदुस्तानी ईसाई थे यानी क्रिश्चियन थे, इनके पास इंडस्ट्री और सप्लाई की मिनिस्ट्री थी। और काउस जी हरमस जी भाभा, ये पारसी थे, इनके पास जो है मादनियात, बिजली और तामीरात का शोबा जो है वो इनको दिया गया। अब हमने ये नुमाइंदे जो हैं इनकी तो तफसील आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ कर दी। अब जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व थी उनमें ज़ाहिरी बात इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो शामिल थी और उसको एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी इंटरिम गवर्नमेंट में 6 वजारतों के साथ। और इसके साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है दैट आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस गवर्नमेंट ऑल्दो इट हैड सिग्निफिकेंट रिजर्वेशंस अबाउट द गवर्नमेंट्स इफेक्टिवनेस। अदर पार्टीज इंक्लूडिंग द 6 शेड्यूल्ड कास्ट लीडर्स वर आल्सो रिप्रेजेंटेटिव टू इंश्योर द ब्रॉडर पार्टिसिपेशन इन द इंटरिम गवर्नमेंट। यानी हिंदुस्तान की तमाम कम्युनिटीज़ जो हैं उनको इसमें शामिल करने के लिए तकरीबन तमाम जो कम्यूनल गिरोह थे वहाँ से वजारतें ली गई। इस हुकूमत को कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश थे? The interim government faced numerous challenges including communal tension between the Hindus and the Muslims। एक तो हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो नफ़रत है और जो फसादात और तसादुम है उस हवाले से एक चैलेंज था।
There were disagreement among the political factions regarding the future of India, particularly over partition. और ये इख्तलाफ भी यहाँ पे इसको फेस करना पड़ रहा था कि एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो मुसलमानों पर मुश्तमिल है वो पार्टीशन चाहता है, जबकि हिंदू कम्युनिटी जो है वो पार्टीशन के ख़िलाफ़ है, वो यूनाइटेड और अखंड भारत की बात करती थी. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स रिलेक्टेंस टू ग्रांट फुल अटानोमी कम्प्लिकेटेड द फंक्शन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट. और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो फुल अटानोमी गवर्नमेंट जो है इसको इंटरिम गवर्नमेंट को देने के लिए राज़ी नहीं थी. इसलिए ये भी एक बड़ा मसला था इस गवर्नमेंट के लिए, इसको सही तरीके से चलाने के लिए. लिहाजा जो भी उसके पास पावर्स थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उसको दी गई, इन सारी पावर्स के होने या ना होने के बावजूद जो कुछ उसके पास था उसने क्या अचीव किया उस गवर्नमेंट ने. सो डिस्पाइट इट्स चैलेंजेस जिनका मैंने जिक्र किया, द इंटरिम गवर्नमेंट मेड इंपॉर्टेंट स्ट्राइड्स इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. यानी उसने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के हवाले से और गवर्नेंस का जो चैलेंज है उसको निपटने के लिए बेहतर परफॉर्म किया. इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच बिगन इन 1947. जो आइंदा का कॉन्स्टिट्यूशन जो इसके ज़िम्मे, दो इसकी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इसके दो मकासद थे. एक तो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करना, ये इसका मकसद था, और दूसरा जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको हैंडल करना था. सो इसने दोनों तरफ जो है बेहतर परफॉर्म किया. और यानी जो इंडियन जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है उस हवाले से भी काम का आगाज़ किया. द गवर्नमेंट सक्सेसफुली कंडक्टेड इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1946. और इसके अलावा वर्ल्ड वार 2 जो है उसका इम्पेक्ट भी इस हुकूमत के हवाले से हम उसको भी देखेंगे कि चूँकि वर्ल्ड वार जो 2 है वो तो 1945 में ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसका इम्पेक्ट बहरहाल यहाँ पे हमें नज़र आता है. World War II significantly affected India's political landscape and accelerated the demand for independence. The war had drained British resources, weakening their control over the India. The post-war environment created a sense of urgency among Indian leaders to negotiate for more autonomy. यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद उसके रिसोर्सेज जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके, और इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मेंटेन इट्स कंट्रोल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सो वो ये खुद भी ये चाह रहे थे कि अब हमारे लिए इसको पॉसिबल नहीं है. अगर 1857 की तरह का कोई और वाक़या होता है तो इट वाज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, इट विल बी वुड बी प्रूव्ड वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो वो खुद भी चाहते थे कि यहाँ से निकलें और आज़ादी दें. सो क्योंकि उनके पास उनका जो कंट्रोल है तो वो भी हिंदुस्तान पर वीक हो चुका था, और इसके अलावा उनके पास रिसोर्सेज भी अब नहीं थे, जंग में झोंक चुके थे. देखें कब 1939 में शुरू होती है और 46-45 में जाके ख़त्म होती है. फिर पोस्ट वार इन्वायरमेंट जो है उसने हिंदुस्तान के लीडरों में भी ये एक एमरजेंसी की सिचुएशन में ये सेंस डेवलप किया कि अब हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी के लिए फ़ाइट करना है और अंग्रेज़ों से ज़्यादा ऑटोनॉमी लेनी है, इख्तियारात लेने हैं. अब इस हुकूमत का जो है अंजाम क्या हुआ. पहली बात तो ये है कि हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसका वो जो ट्रांजिशन है टू द इंडिपेंडेंस. द इंटरिम गवर्नमेंट पेव्ड वे फॉर इंडियाज़ इवेंचुअल इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 या 14 अगस्त, असल तो 15 अगस्त ही है, ज़हरी बात. फिर इसके बाद इट हाईलाइटेड द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ गवर्नेंस इन अ डाइवर्स नेशन ऑन द ब्रिंक ऑफ पार्टीशन. The effort of the interim government were instrumental in the negotiation process leading to the independence. सो ये वो ट्रांजिशन पीरियड है. अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं. तो द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 वाज अ सिग्निफिकेंट चैप्टर इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. Its formation represented a crucial moment of collaboration among various political factions. Ultimately, it set the stage for India's transition from colonial rule to self-governance. यानी ये हुकूमत जो है 1946 की इंटरिम गवर्नमेंट, अबूरी हुकूमत, हिंदुस्तान की आज़ादी में इसका एक बहुत बड़ा किरदार और रोल है. इसकी फॉर्मेशन ये ज़ाहिर करती है कि हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो मुख्तलिफ़ सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं, जो कम्यूनल जो पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान भी जो है वो हुकूमत इकट्ठी वो चला सकते हैं और उस पर भी वो बेहतर रिज़ल्ट जो है हासिल कर सकते हैं. लेकिन बहरहाल आखिर में इस गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान की आज़ादी कॉलोनियल रूल से सेल्फ गवर्नेंस का जो सफ़र है उसमें अपना बेहतरीन रोल जो है वो प्ले किया.
सो ये हम वो तमाम क्वेश्चन जो मैंने इब्तदाई में डिस्कस किए थे उनका जवाब हमने हासिल किया, और मेरी ख्वाहिश होती है कि डिटेल के साथ जो भी इवेंट्स हों उनको मैं डिस्कस करूं। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मुख्तसर अंदाज में जितना जल्दी पॉसिबल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको आपकी तरफ ट्रांसफ़र किया जाए। सो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का काम जो है वो जारी रहे तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करें, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि मैं भी जो है इससे करेज लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत से काम करूँ। थैंक यू सो मच।